ये सवाल मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में और मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं बाजार के बारे में, बाजार को लेके हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इस टाइम पे किन चीजों से सावधानी बरतनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए जो आने वाले टाइम पे आपको अच्छा खासा एक मुनाफा दे सकते हैं, जिसमें हमारी हेल्प करते हैं हमारे खास पैनलिस्ट। तो चलिए मिलवाते हैं आज के खास पैनल से, उसके बाद शुरुआत करते हैं मार्केट लाइव की। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक दैया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी और नमस्कार सारे दर्शकों को। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल शर्मा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। जी नमस्कार कंचन जी और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। और आज करवा चौथ भी है तो उसकी भी शुभकामनाएं आप सभी को। जी ठीक है, सेम टू यू सर। एंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश कोकलानी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। अब चाहे फेस्टिव सीजन हो, फेस्टिव सीजन में बाजार की जो रौनक है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इस टाइम पे चार्ट्स में देखते हुए हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि रौनक उतनी ज्यादा बढ़ गई है जितनी फेस्टिव सीजन में हम अपने चारों ओर देखते हैं रौनक जगमग जगमग। आलोक सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या लग रहा है इस टाइम पे बाजार क्या संकेत हमें देना चाह रहा है? जो ये फेज है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कंसोलिडेशन का फेज है, एक ही रेंज के अंदर ये मूवमेंट अपना दिखा रहा है। निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करें, कब हमें ये रेंज ब्रेक करता हुआ दिखेगा बाजार? कब हम नए हाई की तरफ एक छलांग लगाएंगे? कंचन जी, हम सबको त्योहार पे ये उम्मीद रहती है कि बाजार में भी कुछ चमक दिखाई दे, लेकिन होता क्या है कि एक ही इंसान एक टाइम पर एक जगह दिमाग लगा पाता है। तो लोग अभी अपने घर की तैयारियों में लगे हैं और बाजार बड़ा सुस्त है, और ये सुस्ती बाजार में पिछले 2 हफ्ते से हम लगातार देख रहे हैं। कंडीशन अभी ये है निफ्टी में फिलहाल में कि सब कोई नए हाई की तलाश में है, बट हम आपके चैनल पे लास्ट वेडनेसडे को भी ये कहा था कि जब तक 19,860 का लेवल क्रॉस नहीं करता हम नीचे एक 18888 का फिगर देख सकते हो। लगभग निफ्टी ने उसी जगह पर एक सपोर्ट किया है, बट खतरा अभी भी टला नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, चुनाव वाला जो दिन है वो कहीं ना कहीं अब बड़ा होता जा रहा है, और जैसे जैसे हम चुनाव के नजदीक आएंगे बाजार में ऐसी दिलेमा रहेगी। और ऐसे कंडीशन में एक समय थी जब बाजार में तेजी थी और हम स्टॉक स्पेसिफिक होने की बात कर रहे थे, और अभी बाजार में जो गिरावट है यहाँ पे भी स्टॉक स्पेसिफिक ही रहने की सलाह रहेगी। हालांकि बहुत एक मेरा फेमस टर्म है चेरी पिकिंग का, बट चेरी पिकिंग का टाइम अभी भी नहीं है। बाजार में एग्रेसिव बाइंग के लिए कम से कम 19420 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। जी हाँ, 19420 के ऊपर की क्लोजिंग अगर मिलती है तो हम बाजार में एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं फिलहाल में। अदरवाइज निफ्टी में जो लेवल आ रहा है निकल के चार्ट पे वो 18,400, जी हाँ 18400, जो कि अभी फिलहाल निफ्टी 19,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट हाँ, खतरा अभी टला नहीं है, और आने वाले टाइम पे भी अगर हम 19420 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देते हैं तो ये खतरा मार्केट को कहीं ना कहीं 18,400 तक, चाहे किसी पैनिक के कारण हो या किसी भी कारण से हो, टेक्निकल जो बोलता है वो यही बोलता है कि 18,400 तक भी निफ्टी को ले जा सकता है आने वाले दिनों में। जी ठीक है, जो खतरा है वो अभी इस टाइम पे टला नहीं है। जो हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं वो 18,400 के देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम उसके ऑपोजिट में देखें तो 19,420 का अगर लेवल ये क्रॉस कर जाता है तो हमें बाजार में हो सकता है एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिले, लेकिन अभी फिर भी हमें कॉशियस अप्रोच बाजार के अंदर रखनी चाहिए। ठीक है अनिल सर, आपके पास आना चाहेंगे। सर, आपका क्या व्यू है इस टाइम पे? जो आलोक सर ने लेवल्स बताए हैं, क्या आप भी उन्हीं सेम लेवल पे अपना स्टांस रखते हैं, या इस टाइम पे आपका जो नजरिया है बाजार को लेके वो डिफरेंट है? कंचन जी, मैं काफ़ी कुछ सहमत हूँ आलोक जी की बात से कि हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और ये बात मैं खुद भी काफ़ी समय से आपके प्रोग्राम पर, आपके चैनल पर मैं बोलता आ रहा हूँ कि कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा अभी कि मुझे जो मार्केट दिख रहा है आने वाला, वो मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट अब नज़र नहीं आ रही है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि निफ्टी ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया और वहाँ से एक बाउंस दिखाया है। साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि अर्निंग्स अभी तक जो आई हैं बहुत ही अच्छी आई हैं। मुझे
कुल मिलाकर इन दोनों फैक्टर्स की वजह से मुझे निफ्टी में बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में गिरावट की आशंका कहीं ज़्यादा है निफ्टी 50 के मुकाबले, और क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक्शन तो सारा निफ्टी के बाहर ही है, तो इंडेक्स के बाहर ही हो रहा है काफ़ी कुछ, जो भी कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ भी सही है कि मिड कैप्स वगैरह में काफ़ी कुछ हो सकता है, काफ़ी उठापटक चालू रह सकती है, जैसे ही हमने पिछले 2 हफ्ते में देखी है। वो ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हमने देखे हैं, उनकी बहुत अच्छी तरीके से पिटाई हुई है पिछले 2 हफ्ते में, और जो काफ़ी ओवर वैल्यूड थे। तो मुझे लगता है कि मिड कैप, स्मॉल कैप, ये जो स्पेस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन बेंचमार्क इंडेक्सेस की अगर बात करें तो मैं नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ से गिरावट का माहौल नज़र आ रहा है। इनफैक्ट अगर कोई फ्रंटलाइन काउंटर्स में बाइंग करना चाहता है तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा समय है। हो सकता है यहाँ से मार्केट और गिर जाए, और यहीं पे हमारा जो मनी मैनेजमेंट होता है वो काम आता है, कि जब हम कहते हैं कि थोड़े कॉशियस रहिए और थोड़ा बहुत पैसा रखिए अपने पास। सो 15-20% जो हम कहते हैं कि रखना चाहिए, अभी उसको डिप्लॉय करने का टाइम है। अगर निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास में ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और आपके पास कैश है, आप कैश पे बैठे हैं और उसको डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़ी गलती है इन्वेस्टर्स के पॉइंट पे। मेरे ख्याल से काफ़ी इजीली आप अपने पैसे का 50% जो है कैश का, वो यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। और अगर आप थोड़े और कंजर्वेटिव हैं, थोड़ी और डाउन साइड देख रहे हैं ड्यू टू इलेक्शंस और वॉर और एनी अदर रीजन, 1/3 एटलीस्ट यहाँ पे मेरे ख्याल से डिप्लॉय करने का टाइम है। जी, ठीक है। तो इस टाइम पे बाजार को लेके, निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेके सर ने अपनी राय बता दिया है कि इस टाइम पे आपको किस तरह से मनी मैनेजमेंट करना चाहिए, साथ ही साथ जो निफ्टी के लेवल्स हैं वो आने वाले टाइम पे क्या देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं सीधा अविनाश सर के पास। अविनाश सर, कैसा लग रहा है बाजार का मूड इस टाइम पे? क्या संकेत हमें बाजार दे रहा है? ये हमें, और यहाँ से जो लेवल चल रहा है अभी 19,000 के आसपास जो ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ से ये नीचे जाने के संकेत दे रहा है? चार्ट्स की बात करी जाए, चाहे तो फिर वो जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करी जाए, या फिर यही रेंज को बरकरार रख के ये एक अपने नए हाई की तरफ जाएगा? मैम, अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट ने एक बहुत बेसिक सा एक पैटर्न जो है वो ब्रेक कर दिया है, जो है हायर हाईज और हायर लोज का। और अब जो पैटर्न बन रहा है वो है लोअर लोज और लोअर हाईज का, जो एक बेसिक फाउंडेशन है टेक्निकल एनालिसिस का। और जो लास्ट फ्राइडे और मंडे को जो हमने एक अपट्रेंड देखा, वो वॉल्यूम में बहुत ही स्लैक था। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इट्स जस्ट अ बाउंस बैक, एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट था एक डाउनफॉल मूव का। और अब मेरे को यही लग रहा है कि ये अभी एक वापस से नीचे का ट्रेंड शुरू कर सकता है। आज FOMC का मीटिंग है, क्या फेड का डिसीजन आएगा अभी कह नहीं सकते। मेजर प्रोबेबिलिटी यही है कि वो पॉज करेगा, लेकिन जो बॉन्ड यील्ड है वो अभी भी ऊपर ही जा रही है। काफ़ी सारा US ट्रेजरी में सेल है, तो अगर कुछ नेगेटिव कमेंट आ गया तो हो सकता है रात को अमेरिकन मार्केट्स डाउन हो और कल हम भी वापस नीचे का डाउनवर्ड ट्रेंड वापस से एक रिज्यूम करें, और एक 18,800 के तरफ वापस एक बार टेस्ट करने जाएं। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि हम लोग 18,600 और 18,400 के बीच में जाके कहीं पे एक बॉटम क्रिएट करेंगे। हो सकता है कुछ जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आ जाए, ईरान वॉर में इन्वॉल्व हो जाए, और जिसकी वजह से थोड़ा नीचे आए। कल एक न्यूज़ ये भी आया है कि इंडिया वेनेजुएला के साथ ऑयल का ट्रेड का कुछ सोच रहा है, तो वो क्लियर इंडिकेशन है कि शायद हायर लेवल्स पे कुछ उनको लग रहा है कि टेंशन बढ़ने वाला है मिडल ईस्ट में। तो एक ऑयल को जो कंजम्पशन है इंडिया का, उसको हेज करने के लिए आई थिंक सो वो लोग वेनेजुएला का भी रास्ता ओपन कर रहे हैं गवर्नमेंट, बिकॉज वी आर द सेकेंड हाईएस्ट कंज्यूमेशन ऑफ ऑयल हम लोग करते हैं। तो आई थिंक सो वो मेरे को एक नेगेटिव लग रहा है मार्केट को लेके। तो मेरा व्यू तो अभी भी बेरिश ही है। 18,600 18,400 के बीच में लग रहा है कि वहाँ पे एक बार मार्केट आना चाहिए। तो लेट्स सी। जी, ठीक है। तो अविनाश सर का जो व्यू है वो बेरिश व्यू है। आलोक सर वापस आना चाहते हैं आपके पास। सर, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि इस हफ्ते फेड की भी मीटिंग है पॉलिसी की।
आपको क्या लगता है कि क्या नतीजे निकल के आ सकते हैं और उसका हमारे बाजार में हमें क्या असर देखने को मिल सकता है? कंचन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, बहुत कम लोग ये बिलीव करते होंगे कि सही में कोई आदमी ऐसा है जो सिर्फ टेक्निकल मीन्स टेक्निकल पे नजर रखता है, और विश्वास करिए यही खूबसूरती टेक्निकल एनालिसिस की है कि सारी न्यूज को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए अल्टीमेटली क्या है कि अब जो माहौल है वो माहौल कहीं ना कहीं, चाहे आप किसी भी ग्राउंड पर ले लीजिए, चार्ट अपने आप में इंडिकेट, क्योंकि चार्ट है ना, आप और हमको सबसे पहले ही इंडिकेट कर देता है कि बाजार में लोगों का सेंटिमेंट क्या है। तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटिमेंट एज वेल एज टेक्निकल अपने आप में। तो चाहे कुछ भी फिगर निकल के है, चाहे किस फेड की मीटिंग के कारण से हो, या मिडिल ईस्ट या टेंशन के कारण से हो, या हमारे इंडिया के चुनाव को लेकर हो, कुछ भी करके अभी फिलहाल जब तक सेंटिमेंट वाइज 19,400 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं मिल जाता, 19,420 का इनफैक्ट फिगर मैं बोलूंगा, तब तक आप ये मान के चलिए कि आइदर गो फॉर सेल फॉर राइज, या फिर आप कहीं ना कहीं ये संभालिए अपने पोर्टफोलियो की कहाँ पर अब थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है। और जैसा कि अनिल जी ने बोला कि सबको करवा चौथ की बधाई दी, तो मैं बता देता हूँ बाजार भी अपने आप में एक छलावा है। करवा चौथ की जो स्टोरी है वो छलावे से जुड़ी हुई है, तो बाजार में भी अपने आप में एक छलावा है। आपको अगर बाजार में किसी को माल सप्लाई करना है तो वो पैनिक करवा के वो माल सप्लाई नहीं कर सकता। वो ये जो बैक टू बैक छोटी मोटी ये जो रैली आ रही है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि यस बाजार यहाँ से रिकवर कर रहा है, वहीं पे फिर से सप्लाई की जाएगी। तो इसीलिए सेल ऑन राइज विल बी द बेस्ट आइडिया, एज वेल एज चाहे कुछ भी पॉलिटिकल हो या नेशनल लेवल की कोई भी न्यूज हो, चाहे इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, इन सब के हिसाब से अभी तक जब तक 19,420 का लेवल क्रॉस नहीं कर जाता, हम यहाँ से करीब करीब 18,400 तक के लिए रेडी हो रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। जी, ठीक है। तो ये जानकारी ले ली है कि चार्ट्स में हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। चार्ट्स में पहले ही ये चीज़ें डिस्काउंट हो जाती हैं, चाहे वो ग्लोबल न्यूज़ हो, चाहे वो नेशनल या जियोपॉलिटिकल न्यूज़ हो, तो उसके हिसाब से सर ने लेवल्स बता दिए कि आपको कैसा व्यू रखना चाहिए। ठीक है। अनिल सर, वापस आपके पास आना चाहेंगे। इस टाइम पे अगर हम किसी सेक्टर की तरफ नज़र रखना चाहें, किसी सेक्टर पे बेट लगाना चाहें, तो वो कौन-सा सेक्टर हो सकता है? इट इज़ नॉट लाइक कि हाँ, वो हमें 100% रिटर्न देगा ही, बट हाँ, एक हमारे लिए सही अप्रोच की हाँ, उस सेक्टर को हम अपनी नज़र में बना के रख सकते हैं, जो आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देने का दम रखता है। जी कंचन जी, ये सेक्टर्स, इन सेक्टर्स के बारे में तो हम ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। मुझे फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, वैल्यूएशंस बड़े अट्रैक्टिव हैं वहाँ पे, डिफेंसिव सेक्टर है और वैल्यूएशंस जैसे मैंने कहा बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। साथ में अर्निंग्स में भी इम्प्रूवमेंट हमें लगातार देखने को मिला है, तो मैं फार्मा के साथ जाना चाहूँगा। साथ ही आईटी सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा है और इसमें थोड़ा दबाव रह सकता है। फार्मा सेक्टर की तरह नहीं है ये कि कम्प्लीटली डिफेंसिव है। आईटी सेक्टर जो है कई सालों में पहली बार एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस को मीट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्रेशर्स एंड डिमांड प्रेशर्स दोनों ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछले 15-20 साल की एक सेक्युलर स्टोरी देखना चाहते हैं तो वो आपको एक आईटी सेक्टर में ही देखने को मिलेगी। तो मेरा बहुत फंडामेंटली स्पीकिंग मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ये सेक्टर आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देगा और इसके अंदर ऑब्वियसली कुछ आउटलायर्स होंगे, कुछ अंडर परफॉर्मर्स भी होंगे, लेकिन अगर एक सेक्टर की बात करें तो मेरे ख्याल से अभी भी इसमें काफ़ी कुछ जान बाकी है, बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स इसमें देने बाकी हैं। और मैं ये बात अगले 6 महीने के लिए, अगले साल के लिए नहीं कह रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 4 ईयर्स 5 ईयर्स काइंड ऑफ थिंग। इसके अलावा जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम्स हैं तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी है जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड हो, तो मुझे वो नाम बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि ईरान अगर वॉर में खुद पड़ा तो उसकी वजह से इंडिया के कंजम्पशन पे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। इन्फ्लेशन पे हो सकता है आए, इन्फ्लेशन की वजह से कंजम्पशन भी इम्पैक्ट होता है, वो सब आएगा होगा, बट ये ट्राइड एंड टेस्टेड थीम है। हमने पहले भी इस तरीके के शॉक्स एब्जॉर्ब किए हुए हैं, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस है हम गोइंग फॉरवर्ड भी इस तरीके के शॉक्स को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और अगर आप अगले 5 साल या 10 साल का व्यू लेके चलें तो हम यहाँ से बहुत हाईज बनाने वाले हैं, इंडेक्स में भी, इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी। तो शॉर्ट टर्म का नज़रिया नहीं रखना चाहिए मेरे ख्याल से।
ऑब्वियसली कॉशियस रहने की ज़रूरत है, लेकिन कई बार होता है ना कि हम शॉर्ट टर्म का व्यू देखते देखते लॉन्ग टर्म में बड़ी पिक्चर जो है वो मिस कर जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। वो कई बार इन्वेस्टर्स को लगता है कि हम ट्रेडिंग करके टाइमिंग डाल के थोड़ा सा ये स्टॉक जो है मैं 5% नीचे खरीद लेता या 5% नीचे खरीद लूँ अभी, या यहाँ से और गिरावट आ सकती है 10% की, तो मुझे वेट करना चाहिए। अगर आप 5 साल का व्यू लेके चल रहे हैं तो ये 5% 10% कहीं मैटर ही नहीं करता है। तो मेरी सारी पिक्स इसी टाइप की होती हैं। मैं बहुत एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म के लिए व्यूज़ नहीं है मेरे, तो लॉन्ग टर्म के व्यूज़ हैं। उस हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। 2-3 थीम्स जैसे मैंने आपको बताई, कंजम्पशन थीम्स हैं, और आप टोबैको सेल्स को देखिए, लिकर सेल्स को देखिए, इसका पैटर्न देखिए पिछले 20 साल का, 25 साल का, जहाँ पे काफ़ी इस तरीके के शॉक्स आए, मार्केट ने एब्जॉर्ब किए, तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। ये अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टर्स के अंदर डेवलप होना काफ़ी ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इन थीम्स के अंदर आपका पैसा सेफ भी है, और रीजनेबल ग्रोथ रेट से आपका पैसा जो है ग्रो होता रहेगा आने वाले टाइम में। तो मुझे पर्सनली ये वाली थीम्स बहुत अच्छी लगती है। जी, ठीक है। तो ओवरऑल बाजार को लेके हमने राय ले ली है, सारे ही एक्सपर्ट से जानकारी ले ली है कि इस टाइम पे जो क्रूशियल लेवल्स हैं वो हमें कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ इस टाइम पे हमें बाजार के अंदर किस तरह की अप्रोच रखनी